नमस्कार दोस्तों। खन्ना परिवार के सभी लोग रायचंद मैंसन पहुंच जाते हैं। जया जी सबको बानी से मिलवाती हैं। जैसे ही जया जी सबको ये बताती है कि बानी ऋषभ की पत्नी है तो नताशा के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से और जलन से पागल हो जाती है। मिस्टर खन्ना उनकी पत्नी और नताशा, लेकिन साहिल उनके साथ नहीं आया था। वो जानबूझकर वहाँ नहीं आया था क्योंकि उसे नताशा ने यहाँ आने के लिए मना किया था। शायद वो दोनों बहन भाई कोई गहरी साजिश रच रहे थे। नताशा ने सभी से उसने झूठ बोल दिया कि साहिल को कुछ काम था इसलिए वो नहीं आया। ऋषभ सबसे पहले जाकर उर्मिला दादी से मिलता है। उर्मिला खन्ना एक सभ्य और शांत महिला थी। उनकी उम्र लगभग 65 साल थी। उर्मिला जी शायद साहिल से ज़्यादा ऋषभ से प्यार करती थी। कैसे हो आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। ऋषभ उर्मिला जी के पैर छूकर बोलता है। हम बिल्कुल ठीक है, हमने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। उर्मिला जी ऋषभ के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं। जया जी उर्मिला जी के पास जाकर उनके पैर छूती है और बानी को साथ लेकर आती है। माँ, ये बानी है, ऋषभ की पत्नी। जया जी उनसे बानी को मिलवाते हुए कहती हैं। बानी झुककर उनके पैर छूती है। हमेशा खुश रहिए बेटा। जया, आपकी बहू बहुत सुंदर है, उर्मिला जी ने कहा और वो अपने हाथों में से कंगन उतारकर बानी को देती हैं। बानी उन्हें लेने में हिचकिचाती है, लेकिन जया जी के इशारे करने पर वो उन्हें दादी जी से ले लेती है। दादी की बात सुनकर नताशा का जलन से बुरा हाल हो रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि बानी को धक्के मारकर इस घर से और ऋषभ की ज़िंदगी से दोनों से बाहर निकाल दे। ऋषभ जब नताशा को अकेले खड़ा देखता है तो बानी को अपने साथ लेकर नताशा के पास आता है। नताशा, मीट माई वाइफ वानी रायचंद। और बानी, ये मेरे बचपन की दोस्त नताशा है और ये आज मेरे ऑफिस में भी आई थी। ऋषभ ने उससे कहा। उसे बानी से मिलवाता है। इतने में ऋषभ को जया जी बुला लेती हैं और बानी और नताशा को अकेला छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। हाय, आई एम नताशा, ऋषभ की बचपन की दोस्त, जैसा कि अभी ऋषभ ने कहा। और शायद तुम बीच में ना आती तो ऋषभ की वाइफ भी होती। नताशा की कड़वी हंसी हंसते हुए बानी से कहती है। जी, हम कुछ समझे नहीं। बानी को उस बात से करने का तरीका बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे पता नहीं नताशा ठीक नहीं लग रही थी। नथिंग, यू आर सो ब्यूटीफुल, नताशा बात बदलते हुए कहती है। थैंक यू, आप भी बहुत खूबसूरत हैं, बानी मुस्कुराकर कहती है। इतने में जया जी उसे आवाज़ देकर पूजा के लिए बुला लेती हैं। पंडित जी पूजा शुरू कर देते हैं। बानी और ऋषभ पूजा में एक साथ बैठते हैं। सभी पूजा में श्रद्धा और मन से बैठते हैं। बस एक को छोड़कर, वो भी नताशा व ऋषभ और बानी को एक पूजा करते देख नफरत और गुस्से में बानी को घूर रही थी। जिस जगह तुम बैठी हो बानी, वो मेरी जगह है और ऋषभ भी मेरा है। तुम मेरे और ऋषभ के बीच में आई हो। तुम्हें इस घर में से जाना होगा, ऋषभ की ज़िंदगी से भी, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि ऋषभ पर सिर्फ मेरा और उसे पाने के लिए मैं किसी हद तक जा सकती हूँ, किसी भी हद तक, नताशा अपने मन में कहती है। पूजा समाप्त होने के बाद जया जी प्रसाद बानी के हाथों सभी में बंटवाती है। तभी पंडित जी ऋषभ की जन्म कुंडली मांगते हैं। बानी, बेटा, ऋषभ के कमरे में उसकी अलमारी में लेफ्ट साइड ड्रॉयर में से ऋषभ की जन्म कुंडली रखी है, तुम जाकर उसे ले आओ। पंडित जी को दिखानी है, जया जी बोलकर वहाँ से किचन की तरफ जाती हैं। खाने की तैयारी करनी चली जाती है। ठीक है माँ। बानी ये बोलकर ऋषभ के कमरे में चली जाती है। तभी ऋषभ की नज़र ऊपर जाती हुई बानी पर पड़ती है। वो भी सबसे नज़रें बचाता हुआ बानी के पीछे चला जाता है। बानी कमरे में आकर अलमारी खोलकर उसमें से ऋषभ की जन्म कुंडली ढूंढने लगती है। उसे वो जन्म कुंडली मिल जाती है। तभी ऋषभ कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर देता है। अचानक बानी को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी का हाथ उसकी कमर पर है। बानी पीछे मुड़कर देखने वाली होती है कि ऋषभ उसकी कमर को पकड़कर पीछे की ओर खींच लेता है और बानी उसके सीने से लग जाती है। ऋषभ की इच्छा छोड़िए हमें, बानी बोलती है, क्योंकि ऋषभ की नज़दीकी से बानी सिहर जाती है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। बिल्कुल चुप रहिए, मैं कितनी देर से आपसे मिलना चाहता था लेकिन आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। ऋषभ थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है। आप बहुत खूबसूरत हैं बानी, और आज आप इस साड़ी में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ऋषभ उसके कान के पास धीरे से बोलता है और बानी के कंधे पर होठ रख देता है। बानी की आंखें ऋषभ की छुअन से बंद हो जाती हैं। ऋषभ के होठ बानी के कंधे और गर्दन पर हरकत करने लगती है। ऋषभ जी छोड़िए, हमें जाना है। बानी अपने होश में आते ऋषभ अपने आप को छुड़ाकर कहती है तो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ऋषभ उसको कमर से पकड़कर वापस अपने पास खींच लेता है, जिससे बानी का पैर उसकी साड़ी में अटक जाता है और वो संभल नहीं पाती और ऋषभ के साथ बेड पे गिर जाती है। बेड पे ऋषभ नीचे था, बानी उसके ऊपर। बानी अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने ऋषभ सिर्फ उसे ही देख रहा था। ऋषभ के हाथ उसकी कमर पर कसने लगते हैं, जो बानी महसूस कर पा रही थी।
अब जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करेंगी खुद को हमेशा मेरे करीब ही पाएंगी, ऋषभ उसकी आंखों में देखकर कहता है। ऋषभ जी छोड़िए हमें, अगर आपने हमें नहीं छोड़ा तो हम माँ जी को आपकी इस हरकत के बारे में बता देंगे। बानी ने अपने हाथों से ऋषभ के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा। सच में? चलिए जाकर बता दीजिए। वैसे आप मॉम को क्या बताएंगी? ऋषभ उसकी नाक पर किस करते हुए कहता है। हम बानी को समझ नहीं आता, हम सच में माँ को क्या बोलेंगे और ये हमें चिढ़ा रहे हैं। बानी सोच ही रही थी, तभी इतने में ऋषभ पलट जाता है और बानी नीचे थी, ऋषभ उसके ऊपर। हाँ तो मिस्टर रायचंद बताइए आप मॉम से क्या कहेंगी? यह कहकर ऋषभ उसके माथे पर किस करता है। ये कि ऋषभ जी ने हमें माथे पर किस किया, फिर बोलकर वो बानी की गालों को किस करता है। ये कहेंगे कि मेरे गालों पे किस किया, ऋषभ कहता है। फिर बानी की गर्दन को अपने होठों से चूमता है और आखिर में बानी की होठों तक बढ़ने लगता है, जिसे देखकर बानी उसे रोकने के लिए सोचने लगती है। तो बानी उसके होठों पर अपना हाथ रख देती है। ऋषभ उसकी हथेली को चूम लेता है। बानी अपना हाथ हटा लेती है। अरे माँ आप? बानी एकदम चौंक कर बोलती है। मॉम मॉम। ऋषभ घबराकर तुरंत बेड से नीचे उतर जाता है और बानी मौके का फ़ायदा उठाकर बेड से नीचे उतरकर वहाँ से भाग जाती है। बानी आपने ठीक नहीं किया, इसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। ऋषभ दिखावटी गुस्सा कर रहा था। दो गुस्से में लाल आंखें उन दोनों को घूर रही थी। ये थी नताशा जो कमरे के बाहर खिड़की से ऋषभ और बानी दोनों को साथ देख रही थी। बानी को ऋषभ के इतना करीब देखकर नताशा गुस्से में पागल हो रही थी। ऋषभ तुम सिर्फ मेरे हो, इस बानी को मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी। नताशा हैरान शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है। नीचे जया जी के पास जाती है। वे दोनों साथ में डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद ऋषभ जी नीचे आते हैं, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ बानी पर थी। सभी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और खाना खाते हुए एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन नताशा की नज़रें सिर्फ और सिर्फ ऋषभ को देख रही थी और ऋषभ की नज़रें सिर्फ बानी पर थीं। बानी आज रात तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिल्ली की असली दर्शन कराती हूँ। क्या हर वक्त सिर्फ काम और काम करती रहती हो? क्यों आंटी, ठीक कहा ना मैंने? नताशा ज़बरदस्ती हंसकर जया जी से कहती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा। बानी अब आज नताशा के साथ घूमने जाओ, आपको अच्छा लगेगा, जया जी कहती हैं। इसी बीच ऋषभ चुपचाप अपना खाना खा रहा था। उसे इस तरह बानी को अकेले जाना सही नहीं लग रहा था। पर माँ हमारा मन नहीं है, बानी ने कहा। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है, नताशा बोलती है। पर उसके ऐसे कहने पर सभी नताशा को देखते हैं। मतलब बाहर निकलोगी, घूमोगी फिरोगी तभी तो बाहर जाने का मन करेगा। तुरंत अपनी बात को बदलते हुए कहती है। बिल्कुल सही बानी, आप चले जाओ, ऋषभ को टेंशन मत लो, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, उर्मिला जी कहती हैं और सभी इस बात पर हंसने देते हैं। जी दादी, बानी कहती है। ठीक, मैं शाम को तुम पिक करने आ जाऊंगी। नताशा ये बोलकर अपने मन में शैतानी हंसी हंस रही थी। सभी खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर खन्ना फैमिली अपने घर चली जाती है। जया जी के पैर छूकर बानी भी ऋषभ के साथ अपने घर चली जाती है। तो आज की कहानी इतनी ही। आपको मेरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।